Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video onwards, we are going to discuss about the NPTEL problems. The first subject जो मैं ले रहा हूँ वो है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम और इस वीडियो में मैं वीक 1 के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँगा. नेक्स्ट वीडियो में वीक 2 प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन. इस तरह से हम पूरे के पूरे टोटल नंबर ऑफ वीक्स को कवर अप करेंगे. सो पहला क्वेश्चन इसमें यह है, हाउ मेनी टाइम्स इज द व्हाइल कंडीशन टेस्टेड इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉल्ड. ये फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब हमारे पास m की जो वैल्यू है यहाँ पर जो कॉल हो रही है वो 165 है और n की वैल्यू जो है हमारे पास में वो 15 है. ये फंक्शन अपना कॉल हो रहा है. m की वैल्यू 165 एंड n इक्वल्स टू 15. सो सबसे पहली चीज़ आंसर में 1 को इसने इनिशलाइज किया है, मतलब डिक्लेयर किया है. आंसर की वैल्यू हो गई 1. कंडीशन इज वाइल m यदि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला टास्क होगा, अदरवाइज लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी. और रिटर्न क्या करना है, आंसर को, जो भी आंसर की वैल्यू आएगी उसको हमें रिटर्न करना है. बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं और वो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिमाग से भूल जाते हैं. वो वैल्यूज़ को पुटअप करते जाते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व करते जाते हैं. तो बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे. वाइल m ग्रेटर इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू 165 है. यस, 165 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0. द कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू तो आंसर 1 इंटू आंसर प्लस 1. ठीक है, क्योंकि रिटर्न हमें आंसर चाहिए तो आंसर की वैल्यू मुझे चाहिएगी. तो आंसर कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई आंसर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. सो यहाँ से आंसर में क्या आ जाएगा मेरे पास में 2. और m इक्वल्स टू m माइनस 1, m की वैल्यू 165 माइनस n. ठीक है, अब 165 माइनस n करा तो 165 माइनस 15 तो क्या इतना हो गया मेरे पास में 150. अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाइल लूप कितने बार चलेगी, हाउ मेनी टाइम्स इज द व्हाइल कंडीशन टेस्टेड. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि व्हाइल कंडीशन कितनी बार चलेगी, मतलब में लूप की कंडीशन कितने बार ट्रू होगी. अब आप यदि ये आंसर की वैल्यू जिस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है, यदि इसको कैलकुलेट करने आप बैठ गए तो बहुत सारा टाइम आपका निकल जाएगा और ये अननेसेसरी टास्क है. इसको कैलकुलेट नहीं करना है. आंसर की वैल्यू उसने रिटर्न जरूर कराई है बट क्वेश्चन को आप समझिए. क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कितने बार ये लूप चलेगी, ना कि वो आंसर की वैल्यू आपसे चाह रहा है. ठीक है, तो ये जो गलती जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बता रहा था, इस तरह की गलती अपने को नहीं करनी है. आपको जो भी लूप्स हैं वो कितनी बार चलेगा जस्ट उस पे फोकस करना है. तो ये वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं. आप जस्ट इस m की वैल्यू को m माइनस n को डिक्रीमेंट करते जाइए, m की वैल्यू अपडेट करते जाइए और लूप आप चेक करते जाइए. तो सबसे पहला आपने 165 को लिए चेक किया लूप, देन उसके बाद में आप सेकंड कंडीशन जो है 150 के लिए चेक करेंगे क्योंकि 165 माइनस n की वैल्यू है 15. सो m की वैल्यू अपडेटेड कितनी हो गई मेरी 150. देन अगेन फिर से कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं. अगेन ट्रू होगी तो 150 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना हो गया 135. फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो 120. फिर से कंडीशन ट्रू होगी 105. देन उसके बाद में अगेन कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 90. फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो 75. फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो 60. देन उसके बाद में 45. देन उसके बाद में 30. देन उसके बाद में फिर से आप चेक करेंगे तो यहां बचेगा 15 और फिर आप चेक करेंगे तो ये कितनी हो गई 0. तो टोटल यदि अपन कम यहां पे चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, नाउ 15 माइनस 15 करा तो कितना हो गया आपका 1. ठीक है, सॉरी 12 टाइम्स, बट 1 इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल्स टू 0. तो अगेन ये लूप आपका चलेगा. 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं कि वो 1 पे आके रुक जाते हैं. बट यहाँ पे कंडीशन देखिए, वो बोल रहा है लूप कितनी बार टेस्ट होगा, कंडीशन कितने बार टेस्ट होगी. तो कंडीशन अगेन 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फिर से टेस्ट होगी. सो टोटल इस कितने टाइम्स टेस्ट हुई 12 प्लस 1 13 टाइम्स. तो आंसर 13 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The next problem is you are executing an algorithm with worst case time complexity आपको given है, worst case time complexity order of n to the power 3 given है on a CPU that can perform 10 to the power 9 operations. कितने number of operations perform कर रहा है? 10 to the power 9 operations per second. इस तरह के questions बहुत बार गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और वैल्यूज चेंज करके पूछा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट बाउंड फॉर द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ वर्स्ट केस इनपुट. और इनपुट आपको गिवन है यहां पर, यदि आप देखें तो इनपुट आपको गिवन है विच इज अ 30,000. ये 30,000 मेरे को इनपुट यहां पे गिवन है, मतलब इनपुट साइज आपको गिवन है. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. जो भी आपको इनपुट गिवन है, ठीक है, उस और यहां पे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दी है? 10 टू द पावर ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 3. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 पावर 3 डिवाइडेड बाय कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है पर सेकंड? 10 टू द पावर 9. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्यूशन आएगा आपका 7.8 आवर्स. जब आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7.5 आवर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली अंडर कितने हो गए आपका? 8 आवर्स. तो परफेक्ट जो इसका आंसर होगा वो बी, अंडर 8 आवर्स. इसको सॉल्व करेंगे तो आप जस्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is the solution of the recurrence. Recurrence आपको given है. The recurrence is t of n equals to 2t n by 3 plus n log n. This is the recurrence relation जो आपको given है by given theta notation bound. theta notation के रिस्पेक्ट में दिया है इसने एवरेज केस के उसमें. पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी. तो बहुत सिंपल है ये, तो एज पर मास्टर थ्योरम आप इम्प्लीमेंट करें, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और यदि इस तरह के मास्टर थ्योरम या रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, यदि ये सब आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वॉच माय एल्गोरिथम डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोज़. वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी. नाउ यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस चाहिए तो मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. मास्टर थ्योरम इज n टू द पावर log a बेस b. a की वैल्यू है यहाँ पे 2, बेस में वैल्यू है 3. तो इसको सॉल्व करेंगे तो मास्टर थ्योरम में एक बार बता दूं, a की वैल्यू यहाँ पर जो भी गिवन होता है वो a शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0. और यहाँ पर b की वैल्यू है 3 और f ऑफ n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपका n log n. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें. यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n टू द पावर समथिंग, यदि आप देखेंगे तो पॉइंट्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी क्योंकि लॉगरिथमिक टर्म आप यूज कर रहे हैं. ठीक, और यहाँ पर आपके पास में n log n है, मतलब यदि अपन कंपेयर करें तो f ऑफ n इज ग्रेटर एज कंपेयर टू c डॉट g ऑफ n. तो इस केस में क्योंकि जो भी ग्रेटर होता है वो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, तो n log n इज द करेक्ट ऑप्शन. तो थीटा n log n इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम, इस तरह के क्वेश्चंस को हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव ट्री मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर राइट हैंड साइड में मोर देन वन रिकर्सिव टर्म्स होती हैं तो रिकर्सिव ट्री मेथड इज अ सिंपलेस्ट और इजीएस्ट सॉल्यूशन जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एफ ऑफ एन की वैल्यू कितनी है? n. n को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मैं रिकर्सिव ट्री बना लेता हूं. तो एक पार्ट है n/2, दूसरा है मेरा n/4 और तीसरा कितना है? n/8. मतलब n की जगह मैंने n/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, n की जगह एक बार n/4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक बार n की जगह n/8 सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक, नाउ और इसको सॉल्व करते जाएं, एक्सपांड करते जाएं, तो यहां पे अगेन n की जगह n/2 पुट करूंगा तो ये n/4 हो जाएगा. अगेन n की जगह n/4 पुट करूंगा तो ये n/8 हो जाएगा. अगेन n की जगह n/4 पुट करूं, सॉरी n8 पुट करूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. अगेन इसकी तरह सेम वैल्यूज आप पुट करिए, इसमें भी आप सेम वैल्यूज पुट करिए. जब आप सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पर हर एक लेबल का आपको टाइम कैलकुलेट करना होता है. इस पर्टिकुलर लेबल का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो n/2 प्लस n/4 प्लस n/8 विच इज इक्वल्स टू 7 8 n. ठीक है,
सो ये इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप आगे बढ़ेंगे तो टाइम कैलकुलेट करेंगे। फाइनली जो हायरार्की बन के आएगी, ठीक है, वो किस तरह से यहाँ पे बन के आएगी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। यदि इस तरह के क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। 7/8 का n प्लस यहाँ पे आएगा आपका 49/64n प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सीरीज चलती रहेगी। ये सीरीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखी हुई है। यदि इस पर्टिकुलर में यदि आप n को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचता है आपके पास 7/8, ठीक है। यदि इसको स्क्वायर कर दूं, सॉरी यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 7/8 का होल क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। नाउ आगे यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो n मल्टीप्लाई, ये पर्टिकुलर आपकी जीपी सीरीज है, तो जीपी है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे सॉरी जीपी है आपकी तो 1/1 माइनस 7/8, सो विच इज इक्वल्स टू 8n, ठीक है। ये 8n आएगा। 8 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन से दैट थीटा ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ next question is short the function in increasing order of asymptotic big O complexity। बहुत ध्यान से समझिए, पहली चीज वो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करते और वो किसी भी ऑर्डर में समझ के उसको करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट टाइम जो भी है वो पहले आएगा, देन उसके बाद में उससे लार्ज, देन उसके बाद में सबसे लार्ज टाइम आएगा। तो इन तीनों में क्योंकि आप वैल्यूज को पुटअप करके देखें तो n टू द पावर अंडर रूट n इज द स्मॉलेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, n की जगह आप 16 रख के पुट कर लें तो 16 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो 2 टू द पावर n/2, क्योंकि n को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और n टू द पावर 10 इज अ कांस्टेंट टर्म, n टू द पावर 10 इज अ कांस्टेंट। तो यहां पर जब आप देखोगे तो इसमें डिवाइड कर दिया, तो दिस इज अ सेकंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप कोई भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन इज n2 टू द पावर n, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट, क्योंकि 2 टू द पावर n हो गया आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया आपका आई थिंक थर्ड ऑप्शन, ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। तो 1, 3, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन भी एक ठीक क्वेश्चन है। अ न्यू गेम इज अ ऐप स्टोर कॉल्ड अमेज मी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ए पाथ आउट एन n डायमेंशनल मेज, ठीक है। द ऑथर ऑफ द गेम क्लेम देयर इज अ सॉल्यूशन विद वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 log n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डायमेंशन। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, मतलब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डायमेंशन को, और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसने यहां पे गिवन है, ठीक है। तो क्या आप कंक्लूड करेंगे, फॉर एवरी सफिशिएंट लार्ज n एवरी इनपुट मेज ऑफ डायमेंशन n रिक्वायर्ड टाइम प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर log n, या फिर फॉर एवरी सफिशिएंट लार्ज n एवरी इनपुट मेज ऑफ डायमेंशन n कैन बी सॉल्व within the time proportional to the n to the power 4 log n। देखिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट क्यों है उसको समझिए। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि यदि मेरे पास n डायमेंशन है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं किस टाइम में, प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 4 log n, क्योंकि वर्स्ट अपर बाउंड मुझे गिवन है तो इसमें मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, किसी भी सफिशिएंट n लार्ज की वैल्यू को। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज सपोज f of n is n अंडर रूट n, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है हमारे पास में, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। अब देखिए यहां पर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये मेरे पास में f of n की वैल्यू है, मुझे f of n ऑर्डर ऑफ क्या हो सकता है, मतलब इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो अपर बाउंड हो ही सकता है, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, तो मतलब n अंडर रूट n में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में तो हो ही जाएंगी, दिस इज अ वर्स्ट केस। और यदि इसमें हो गई तो ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 में तो हो ही जाएगी।
तो यदि अपन देखें तो ये दो तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास में, तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट यदि आपके पास ऑप्शन है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास में ऑप्शन है लास्ट वन, बट ए करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि n log n इज नॉट इक्वल्स टू n अंडर रूट n। देखेंगे आप इसको सॉल्व करके तो ये इसका वर्स्ट केस अपर बाउंड नहीं होगा, सो a इज नॉट ट्रू। सो b एंड c इज अ ट्रू एंड a इज नॉट ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है। इफ द कोड फ्रेगमेंट बिलो फर्स्ट एंड लास्ट आर इंटीजर वैल्यू एंड कंपोजिट x is a function that return true if x is not a prime number and false otherwise। मतलब x प्राइम होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर में ये पूछा है कि if के अंदर ऐसे क्या वैल्यू आना चाहिए जिससे हमारा which of the following expression can be put in the place of missing if condition to ensure that the program prints true। मतलब प्रोग्राम हमेशा ही ट्रू प्रिंट करेगा, तो उसके लिए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस पर्टिकुलर स्यूडो कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू यदि मैं k इक्वल्स टू i प्लस j कर दूं तो इस केस में आपको ये ऑलवेज ट्रू देगा। So this is all about the NPTEL week 1 problems. In next video we will discuss about the week 2 problems based on a design and analysis of the algorithm. Thank you so much.